आज की इस वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो प्रोडक्ट कॉस्ट बनाई जाती है उसमें तमाम तरह की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को शामिल किया जाता है। मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसमें तमाम जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है वो जो है वो प्रोडक्ट का पार्ट बनती है। अभी जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ वही कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। लेकिन जो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में देखा था उसमें हमने ये देखा था कि सिर्फ और सिर्फ जो मार्जिनल कॉस्ट है वो प्रोडक्ट यूनिट को चार्ज की जाएगी या प्रोडक्ट कॉस्ट बनेगी, और बाकी जो तमाम फिक्स कॉस्ट है उसको हम एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। तो सिंपली मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाता है। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग तीनों से रिलेटेड कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी, जबकि हमने ऊपर देखा था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों तरह की आनी थी। जैसे कि लेट्स सपोज अब एक कंपनी है एबीसी कंपनी जिसकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट यहाँ पर हमें गिवन है। अब कंपनी अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने कहा था कि जितनी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बेशक वो वेरिएबल है या फिक्स है वो प्रोडक्ट का पार्ट बनेगी। मतलब अब इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट हमारे पास क्या होगी कि 10 प्लस 15 इज इक्वल्स टू ₹25 हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ली है तमाम तरह की वेरिएबल और फिक्स्ड। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड इस्तेमाल करें मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल जितनी भी कॉस्ट है वो हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। तो वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्टिंग में अब हमारे पास दो तरह की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और दूसरी सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है। तो यहाँ पे 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू ₹15 की हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये फर्क है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में। अब हम देख लेते हैं कि इनकी इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी। इनकम स्टेटमेंट भी ठीक इसी पैटर्न पे बनेगी। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम की इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं, जिसे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट से भी डिनोट करते हैं या जानते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। इसमें भी उसी तरह से हम यहाँ ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, लेट सपोज एबीसी कंपनी है। उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और फिर लिखेंगे कि किस टाइम पीरियड के बना रहे हैं वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले आ जाएगी सेल्स, उसके बाद आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे सेल्स के बाद जितनी भी तरह की वेरिएबल कॉस्ट है बेशक वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या सेलिंग या एडमिन कॉस्ट है उसको हम यहाँ से सेल्स में से लेस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट बेशक वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या इसको हम कह देंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी, और फिर साथ ही साथ सेलिंग और एडमिन कॉस्ट को भी लेस कर देना है। मतलब सबसे पहले यहाँ तक सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट तमाम तरह की हमने माइनस कर देनी है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। उसके बाद तमाम तरह की फिक्स कॉस्ट को हमने लेस कर देना है तो हमारे पास यहाँ पर अब लास्ट में आ जाएगा प्रॉफिट, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर प्रॉफिट का कॉलम नहीं बना हुआ लेकिन हम यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आएगा उसको कैलकुलेट करके लिख देंगे। तो अब मेन जो कंसर्न है ये तो हमने देख लिया कि किस पैटर्न पर इनकम स्टेटमेंट बनती है अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। लेकिन अब इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि इस कॉस्टिंग सिस्टम में मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि मेन कंसर्न जो है वो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड ही है।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करेंगे। अब ओपनिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट से, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से। इसी तरह से परचेजेस की भी हम क्या करेंगे कि यूनिट्स को जो परचेज की गई होंगी उनको हम वेरिएबल कॉस्ट एलोकेट करेंगे, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी भी यूनिट्स को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एलोकेट करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की थी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, वो थी ₹15 की। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट को भी हिस्सा बनाया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको यहाँ पर हिस्सा बना देंगे इन दोनों कॉस्ट का, और उस वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड तीनों तरह की कॉस्ट आ जाएंगी। और उसके बाद फिर सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट को अलग से रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि ₹10 की है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सपोज करते हैं कि 100 यूनिट्स हैं और ₹10 वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ पे ₹1000 की ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। इसी तरह से हम ये कह देते हैं कि 50 यूनिट्स हैं और ₹10 वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ पे 500 की परचेजेस आ जाएंगी। और इसी तरह से हम कह देते हैं कि जो 10 है वो क्लोजिंग यूनिट्स हैं और ₹10 की उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ पे 100 को हम लेस कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाएगी ₹1400 की। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इन्वेंट्री बेशक ओपनिंग हो, परचेजेस की हो या क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्ज करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो कि वेरिएबल कॉस्ट होगी, वो यहाँ से हम इसको भी इंक्लूड करके और फिर उसको सेल्स में से इन दोनों का टोटल लेके जो कि 7.5 मिलियन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बन रहा है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर उसको लेस करने के बाद यहाँ पे हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर सेलिंग एंड एडमिन को लिखेंगे, तो ये हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब अगर फिक्स कॉस्ट को देखें तो 53,000 है, तो नीचे यहाँ पर प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 2,50,000 में से 53,000 रुपीज को हम लेस करेंगे, तो ये 1,97,000 रुपीज का कंपनी के पास प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम को देख लिया कि वो क्या था। अब चलते हैं, देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स दी गई हैं, उसी तरह से सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट शामिल होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट भी शामिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होगी वो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, और जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होगी वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कहा था कि जो यूनिट कॉस्ट है उसमें हम दोनों तरह की कॉस्ट डालेंगे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट हमने दोनों तरह के लिए थी, बेशक वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सेलिंग एडमिन हो। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट भी लेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट भी लेंगे, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या चीज होगी कि दोनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होंगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह से आ गई। अब यहाँ पे बाहर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉलम लिख दिया। उसके बाद जब सेल्स में से लेस करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आ जाएगा ग्रॉस मार्जिन, या यहाँ पर इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। अब ये जो फिगर आ गई है ग्रॉस प्रॉफिट की, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देना है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी, और फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को भी यहाँ से लेस कर देना है। मतलब ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वो बेशक फिक्स्ड है या वेरिएबल है, और नीचे यहाँ पर सेलिंग एंड एडमिन बेशक वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का पैटर्न, जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को लेस करना है। तो यहाँ पे हमने इसको आउटर कॉलम में लिख दिया दोनों का टोटल करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसमें से टोटल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को भी लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम, या अगर नेगेटिव में आ गया तो नेट लॉस। अब यहाँ पर इसको हम नेट इनकम या प्रॉफिट भी कह सकते हैं।
अब यहाँ पर भी समटाइम्स इस तरह होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस पैटर्न में नहीं दी होती, तो फिर उस केस में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पैटर्न वही रहेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन इसमें फर्क क्या हो जाएगा कि ऊपर हमने ली थी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लेंगे और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लेंगे। लेकिन याद रहे कि वेरिएबल है या फिक्स्ड है, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखी थी उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए हमने कहा था कि वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों तरह की कॉस्ट लेंगे, तो 10 + 15 25 की बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ओपनिंग इन्वेंट्री उसी तरह से अगर 1000 यूनिट्स हैं, इसी तरह परचेजेस अगर 500 यूनिट्स हैं, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स हैं, परचेजेस 50 यूनिट्स हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 यूनिट्स की हैं, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, जो कि ₹25 थी। तो जब हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया वो आ गई 2500 रुपीज़ की, परचेजेस आ गई 1250 रुपीज़ की और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 250 रुपये की, जिसको हमने यहाँ से लेस करना है। तो जो CGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई वो आ गई ₹3500 की। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो जो हमारे पास था मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम उसमें 1400 थी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में 3500 है। तो ये डिफरेंस क्यों आया है? ये फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से डिफरेंस आया है, क्योंकि हमने ऊपर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ली थी, लेकिन हमने यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों तरह की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट किया है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम को यूज करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने इनकम स्टेटमेंट को बना सकती है, और हमने इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए CGS को या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखा कि वो दोनों केसेस में किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।